बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, बहुत से लोग हैं जो अपना ही ख्याल नहीं रख सकते। कुछ लोग अपना ख्याल रखते हैं तो अपने घर वालों का नहीं रख सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने दोस्त यारों का ख्याल रखते हैं मगर अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते। मतलब देखा जाए तो कोई किसी का ख्याल रख रहा है तो कोई किसी का नहीं रख पा रहा, और कोई अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है तो इस हद तक पूरी कर रहा है कि जैसे कि आज हमारे मेहमान, एक ऐसे मेहमान जो कि हैं तो एसएचओ खुर्रम डोगर साहब, मगर वो जितने भी नीडी बच्चे हैं और पुअर बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं ये मैं उनकी ज़बानी आपसे सुनवाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि वो अपना तो ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, तभी तो वो दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। और अपने घर वालों के साथ साथ उनको उन लोगों की भी परवाह है जिन लोगों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, हमसे सवाल किया जाएगा कि मैंने तुमको ताकत दी, मैं तुमको शऊर दिया, मैं तुम्हें पैसा दिया, मैं तुम्हें सेहत दी, मैं तुम्हें रिस्क दिया, तो उसमें से तुमने अपनी चीज़ों को बांटा या तुम कबूतर की तरह आग बंद करके बैठे रहे और तुमने किसी के लिए कोई कदम नहीं उठाया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। तो आज की जो मेहमान हैं वो बहुत कुछ करते हैं बहुत से लोगों के लिए। और फिर मैं वो मिसाल कोट करूँगी कि तुम में से वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो किसी दूसरे बंदे के लिए बेहतरीन है। मतलब आप तब अच्छे हैं जब आप किसी और के लिए अच्छे हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं। हमारे पास है खुर्रम डोगर साहब, आपको वेलकम कहूँगी। कैसे हैं जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पे मदऊ किया। आपका काम ही ऐसा है, मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को हम मदऊ करेंगे तो फिर दुनिया भी इसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई है कि हम क्या करते हैं कि हमने देखा इसके पास बहुत कुछ है और उसके बाद हमने सिर्फ ये प्लानिंग करनी होती है कि जो सब कुछ इसके पास है, गाड़ी, पैसा, रिस्क, ये सब कुछ हमने इसकी जेब से निकाल के तो अपनी मुट्ठी में ला के बंद करके अपनी जेब में किस तरह डालना है। ठीक है, वो जो प्लानिंग है ना हमारी कि हमने खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ एफर्ट नहीं करनी, ना अल्लाह के रास्ते में कुछ देना है, तभी तो हमारी चीज़ों में, हमारे रिस्क में डबल होगा। मगर हमने ये ज़रूर देखना है कि इसके जेब से कैसे खाली करना है। तो आप ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी होंगे, और अल्लाह ताला ने आपको देखे ना ये हाथ दिया है जो ये है, ये नहीं है। तो सारा इसके पीछे क्या हुआ, क्या स्टोरी है, कब से कर रहे हैं इस तरह से नीडी बच्चों की हेल्प, ये अपनी ज़ुबानी सुनाइए ना कहानी। जी बिल्कुल, मैं बेसिकली पुलिस में जॉब करता हूँ। तो जॉब करते हुए मतलब काफ़ी टाइम गुजर गया, अपनी ज़िंदगी ठीक थी, लाइफ सेट जा रही है, सब मतलब अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था। तो ये 2020 की बात है, मैं मतलब रूटीन में पेट्रोलिंग जो होती है हमारी वो निकला था। तो मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, तो मैंने एक नज़र पड़ी, एक बच्चा है, पाँव में उसके जूते नहीं हैं और वो 6 साल उसकी हार्डली उम्र है, और उसने हाथ में मसवाकें पकड़ी हुई हैं और वो गाड़ियों के पीछे भाग रहा है। तो कभी एक गाड़ी की तरफ जाता है, मतलब कोई उससे छोटा समझ के तो कोई ले लेता है, कोई नहीं भी लेता। तो वो मतलब जो उस वक़्त था ना, मतलब पहले शायद था, सोचते तो थे, लेकिन शायद उसमें उस वक़्त एक थोड़ी सी तब्दीली ये आई थी कि मैं शायद उस वक़्त खुद एक बच्चे का बाप बन गया था। तो वो जो चीज़ थी ना, उसने मुझे रुकने पे मजबूर किया। मैं उतरा हूँ, उतर के मैं बच्चे के पास गया, तो मैंने उसको पास बिठाया। वो थोड़ा सा है, हमारा यूनिफॉर्म का कोई परसेप्शन थोड़ा ऐसा है कि लोग थोड़ा सा खौफज़दा भी हो जाते हैं। वो बच्चा था, लेकिन उसको मैंने प्यार से बिठाया। मैंने उससे कहा क्या, उसने फिर बताया कि जिस तरह हर दूसरे गरीब बच्चे की कहानी है हमारे माशरे में, कि यहाँ पे वो एक गुर्बत का जो हमारा एक चक्कर है, उसमें जो फंसा होता है बंदा, वो निकल नहीं पाता। कि पहले एक गरीब था, वो 6 गरीब और लाया, उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही मिजरेबल। उसने वही बताया कि 5-6 बहन भाई हैं, तो वो पेरेंट्स का कुछ है नहीं, रोज़गार का सिलसिला। तो मैं आता हूँ यहाँ पे मसवाकें बेचता हूँ और 400-500 रुपया जो शाम को इकट्ठा हो जाता है वो ले जाकर अपने पेरेंट्स को दे देता हूँ। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा कि अपनी ज़िंदगी तो मैं जी रहा हूँ, मैं मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ जो मैं कर सकता हूँ। अब हर काम के लिए हम रियासत को तो ज़िम्मेदार ठहराते हैं ना, कि सारा कि रियासत ये नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बच्चे के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं किसी की तरफ देखूँ या मैं किसी को आवाज़ दूँ। इसका तो ख़र्चा, इसका तो वो जो एजुकेशन है। तो मैंने फिर उस दिन सोचा कि इसको ना मैंने कोशिश करनी है स्कूल में इसको दाखिल करवाने।
क्योंकि जो गुर्बत का जो ये एक भयानक किस्म का एक शिकंजा है ना, इससे अगर कोई चीज़ निकाल सकती है किसी गरीब को तो वो तालीम और शऊर है। तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स के पास किया, वो एक स्लम्स हैं वहाँ पे साथ शेखुपुरा में, वहाँ पे रहते थे। वो उनके पास किया, उनको कन्विंस करना भी मुश्किल काम था क्योंकि वो बच्चा उनके लिए शाम को कुछ 400-500 रुपया लेके जा रहा था। ऐसे ही तो वो उनके लिए 400-500 की अहमियत थी, उनके लिए उस तालीम की जिस चीज़ से उनका वास्ता ही नहीं कभी पड़ा, जो उनको खुद नहीं पढ़ सके, तो उनको क्या कि ये तालीम क्या है, शऊर क्या है, उनके लिए तो फिर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो 400-500 रुपया था। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने कहा कि चलें आपके लिए जो हो सका, आपको जो पैसे चाहिए होंगे वो हम करेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ने दें। अच्छा। वो मान गए। फिर मैं उसको लेके स्कूल गया, उसका एडमिशन करवाया, उसका मतलब यूनिफॉर्म लिया। तो वो जो चीज़ थी, फिर उसका कज़न था एक साथ, वो दोनों, फिर उसने कहा जी कि अगर इसको आप करवा रहे हैं मुझे भी करवा दें, मैंने ही पढ़ना है। मैंने कहा आप भी आ जाओ। फिर उन दोनों को एडमिशन करवा दिया। ये 2020 की बात है। अच्छा। हाँ जी। तो अब तो खैर माशाल्लाह से वो 5 ग्रेड में चले गए हैं, तो वो पढ़ रहे हैं तब अभी से तक ना। आपके साथ हैं हाँ, मेरे और साथ आपका है। मैं फारिग फिर कर रहे हैं। तो अभी कितने बच्चे हो गए इस तरह से हाँ जिनको जी, आप? बात ये होती है कि आपको हमारा जो है ना, हम सर थोड़े से जज्बाती लोग हैं, कौम एज अ नेशन हम जज्बाती हैं। एक दफ़ा जज्बात में आके तो स्टेप ले लेते हैं हम, मतलब कोई भी आपके सामने स्टोरी आती है, ऐसी कोई चीज़ आती है तो सारे लोग जज्बाती हो कहते हैं कि जी वो इसका करना चाहिए, लेकिन वो होता है फॉर द टाइम बीइंग। यूँ ही वो वक्त गुजरता है, 1 माह 2 माह लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ अटैच हुए हैं ना, तो फिर उसका फॉलो अप करें, उसका फ़ायदा फिर है। वैसे हर एक का अपना अपना तरीका है। कोई किसी को खिला के खाना खिला के पका के, कोई किसी को ऐसे खुशी हासिल करता है, कोई कुछ। मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे अट्रैक्ट करते हैं जो कोई किसी ऐसी फैमिली की, मुस्तहिक लोगों की या बच्चों की अपनी औसत के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से किसी एक की कफ़ालत जो है वो स्टार्ट कर दें, किसी का एक एक्सपेंस उठाना स्टार्ट कर दें जो नहीं कर सकते। और सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनकी भी आगे औलादें होती हैं और वो भी वही चीज़ें चाहते हैं कि उनका बच्चे भी आगे पढ़ें लिखें। तो मुझे इस तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और ये आइडिया मैं आपको बिठा के इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि जितने भी जो लोग हैं इस आइडिया से जो है वो, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपका फ़ायदा है इसमें कि अगर आप किसी ऐसी फैमिली को या किसी एक ऐसे बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, इल्म हासिल करवाते हैं, कुरान पाक पढ़वाते हैं, मदरसे की तालीम से लेकर स्कूल, जो भी आप उसको इल्म हासिल करवाते हैं किसी भी किस्म का, वो आपके लिए सदका जारी है। वो आज नहीं, आपको कल पे ऑफ करेगा ही करेगा, किसी भी सूरत में पे ऑफ करेगा। और दूसरी बात ये कि इस तरह अगर हर फ़र्द जो साहिब हैसियत है वो एक एक बंदे की अगर कफ़ालत ऐसे अपना पकड़ ले कि भाई इसकी ज़िम्मेदारी मेरी, इस घर की ज़िम्मेदारी मेरी, इस बच्चे की ज़िम्मेदारी मेरी, तो ये पाकिस्तान कभी भी जाहिल पाकिस्तान में नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा। हमारी यूथ जो है पढ़ी लिखी आगे तरक्की करेगी इंशाल्लाह और पढ़ी लिखी कौमों में हमारा शुमार होगा। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट अप्रिशिएट। हाँ जी, वो इसी ये बेसिकली इसके पीछे जो कंसेप्ट था मेरा वो यही था कि एक अगर कोई भी, हम इंसानों को ना बहुत थोड़ा सा हौसला, दिलासा, तसल्ली चाहिए होती है। अगर आप किसी को थोड़ा सा पुश करें, हो सकता है उसके लिए वो बहुत बड़ी उसकी हेल्प होगी उसको उस चीज़ से निकालने के लिए। वो आप अगर थोड़ा सा भी बच्चों को, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा, फिर इसी दौरान मुझे एक और बच्चा भी मिला था, वो क्रिश्चियन था, वो जाता था एक शादी हाल में जाके वहाँ पे वो सुबह स्कूल जाता था, शाम को वो शादी हाल में जाता था, शादी हाल में जाके काम करता था, उसकी जो मजदूरी मिलती थी फिर वो जाके अपने पेरेंट्स को भी देता था और पढ़ता भी था। उस बच्चे को भी फिर मैंने अपने पास बुलाया, उससे मेरा रब्ता अभी तक है। उस बच्चे ने फिर मैट्रिक में टॉप किया वहाँ से, अपने स्कूल से, और उसका फिर हमने FC कॉलेज में एडमिशन करवाया। अब वो FC कॉलेज में पढ़ रहा है लाहौर में। तो मतलब कहने का ये कि आप वेलकम बैक। और हमारे साथ यहाँ पे जो है खुर्रम डोगर साहब मौजूद हैं जो मासूम बच्चे हैं उनकी कफ़ालत करते हैं, उनको स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पढ़ाते हैं। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके बच्चों को ये इल्म की दुनिया दिखाते हैं और स्कूल में एडमिशन करा के फिर उनको फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हैं और वो पूरा भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। मुझे ये बताइएगा कितने बच्चे हैं अभी आपके पास टोटल? अभी जो 2000 से स्टार्ट किया था? हाँ, मैंने 2020 से स्टार्ट लिया था इस काम में। तो अभी तक जो है ना जी, माशाल्लाह कोई 7 बच्चे हो गए हैं टोटल, जो कि एक तो वो 4 भाई थे, बिल्कुल यतीम थे, और उनकी ना बाप था ना माँ थी।
जब मेरा फर्स्ट टाइम उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उनके घर में ना कोई बैठने के लिए जगह थी, ना सोने के लिए जगह थी। तो वो बच्चे बिल्कुल अकेले रह रहे थे, खुद ही पकाते थे, खुद ही कुछ बाहर से लेके आते थे। तो वो चारों भाई हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट है, ये उमैर है, आतिफ है। तो आपको हेल्प कहाँ से आती है जब आप इनकी हेल्प करते हैं? ये जो छोटा मोटा जो फ़ीसें और ये जो चीज़ें हैं ये तो मैं ख़ुद भी कर लेता हूँ, लेकिन एक इसमें मैं ऐड ज़रूर करूँगा चीज़ कि मेरे साथ जो मतलब लोगों के जो हमारे लोग हैं बेसिकली वो भी चाहते हैं कि अगर लोगों की मदद करना, लेकिन वो इशू है यहाँ पे मैंने देखा है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैं बेसिकली एक सोशल मीडिया ऐप यूज़ करता हूँ ट्विटर पे मेरी काफ़ी फ़ैन्स हैं, मतलब वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे मैंने इन बच्चों की स्टोरीज़ भी लगाई हुई हैं। जो लगाई तो मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, यहाँ से बहुत से लोगों ने रब्ता किया। और एक बच्ची जो कि रिक्शा चलाती थी, उसके बाप की डेथ हो गई, उसके बाद वो माइनर थी, 13 साल की उम्र थी। जब मैंने उसको देखा वो रिक्शा चला रही, वो वैसे बड़ा ख़तरनाक था, एक मोटरसाइकिल रिक्शा एक बच्ची चला रही है, उससे तो वो संभलना ही नहीं था। मैंने उसको रोका, उसकी मैंने स्टोरी लगाई। उसके बाद मेरे साथ इतने लोगों ने कांटेक्ट किया कि वो उस बच्ची का अपना घर नहीं था, हमने उसको घर बना दिया। अब वो अपने घर में रह रही है। उस बच्ची को रिक्शे से उस काम से उसको मना किया और उसके बाद उसको स्कूल में एडमिशन करवाया। वो बच्ची अब पढ़ रही है, नूर उसका नाम है। तो मतलब ये है कि लोग उस बच्ची को हमारे पास भी लेकर आइएगा। हाँ, मैं ये सारे बच्चे जो हैं उमैर, आतिफ, तो अभी भी रिक्शा चला रही है? नहीं, फिर उसको मैंने रिक्शे से मना कर दिया। लेकिन ये जो दूसरे दो बच्चे हैं ना, आतिफ और क्यों रिक्शा चलाने से क्यों मना कर दिया उसको? मेहनत तो कर रही थी, देखिए मेहनत की उसकी आदत भी थी ऑलरेडी, वो मतलब काम तो कर रही थी। वो अभी भी देखिए 15 ईयर ओल्ड है और वैसे भी 18 से कम 18 से अच्छा हाँ 18 से कम तो कोई रिक्शा चला ही नहीं सकता ना। अच्छा। वो तो उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी जिसके लिए वो रिक्शा चला रही थी। 18 के बाद तो चलाने देंगे ना? नहीं, अगर वो चाहेगी, लेकिन देखें उसके लिए तब तक अगर वो पढ़ रही है उसके लिए कुछ बेहतर चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन ये जो दूसरे बच्चे हैं, उमैर है, आतिफ है, इनको मैंने वो मसाकें फ़रोख्त करने से मना नहीं किया। क्योंकि इसलिए मना नहीं किया, हाँ, ताकि बच्चों में काम की आदत और मेहनत की आदत अगर डली रहे ना तो बच्चों को ये आदत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ठीक है। हाँ, वरना हाथ ऐसे ही रह जाएगा। बच्चों को कोई हैबिट, काम, हॉबी में, उनके किसी इंटरेस्ट में, हाँ, उनके किसी स्किल्स में डालना चाहिए। और अगर वो कोई स्किल्स अच्छा करें, कोई अच्छा काम करके दिखाएं, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स लेके दिखाएं, और आपने उसके एवज उसको कुछ दिया ना, उस बच्चे को वो सारी ज़िंदगी ये और कुछ करके दिखाएगा और कुछ एफर्ट करेगा कि मैंने अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैंने ये सबक याद करना है, तो मुझे जो है डोगर साहब इनाम देंगे, ये देंगे। वरना फिर क्या होता है, बच्चों को भीख की आदत पड़ जाती है, मांगने की आदत पड़ जाती है। तो अब वो बच्चे मांगते नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, वो बच्चे अब मांगते नहीं है। उनको आपने उनका काम नहीं छुड़वाया। बहुत से लोगों ने उनको कुछ देने की कोशिश भी की है, तो वो कहते हैं नहीं, मसवाक लेनी है, इसकी जो कीमत है वो दें, हमने ये पैसे इस तरह नहीं लेने। क्या बात है? वो अभी स्कूल से जब फ्री होते हैं 2 बजे, उसके बाद वो 3 बजे दोबारा अपना यूनिफॉर्म उतार के अपने वही कपड़े पहन के ड्यूटी पे चले जाते हैं। और वो जब शाम तक, मगरिब तक वहाँ रहते हैं, और जो अपना वो जितने 300-400 रुपया कमा के लेके वापस आके अपने पेरेंट्स को भी देते हैं, अपने पैरों पे भी खड़े, और अपने पैरों पे भी खड़े हैं। और पता है मुल्क से बाहर भी छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे आप जाएं वहाँ पे वो मंची जंपिंग करवा रहे होते हैं स्कूल के बाद। ऐसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मुल्क से बाहर टूर के लिए जाएँ तो छोटे छोटे बच्चे आपको सिखा रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के, अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत मेहनती हैं। हाँ, मगर पढ़ाई का निज़ाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस तरह से सपोर्ट करता है किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की तालीम के लिए, तो ऐसे लोगों को सलाम, जिसमें डोगर साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपको हमने मिसाल बना के लोगों के सामने पेश किया ताकि आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही हर एक को काम करने का मौका मिले और ये आइडिया मिले कि किस तरीके से कर सकते हैं। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। थैंक यू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने सामने वाले से बात कैसे करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको ये नहीं पता कि भाई अपने टीचर से अब दोबारा सवाल कैसे पूछना है, जबकि उनको समझ नहीं आ रही होती है, मगर वो सामने से ऐसे एक्सप्रेशंस मार रहे होते हैं कि उनको ये लग रहा होता है कि हाँ सब कुछ मुझे समझ आ रहा है, मगर अंदर से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दिमाग खाली होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर एक बार मैंने पूछ लिया, दोबारा अपने टीचर से कैसे सवाल करूं, या फिर किसी इदारे में अगर आप जॉब के लिए गए हैं और आपने कोई अपना इंटरव्यू देना है, तो वो जो आपकी एक पर्सनल ग्रूमिंग अगर हुई हुई है, मुझे लगता है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर देगी। आपका वो इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो।
ठीक है। अब ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो मुझे लगता है होनी चाहिए, आपको पता भी होनी चाहिए कि जब आप बोलें तो लोग सुने और आपको पसंद भी करें? तो ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो हैं बैठे हैं हसन आबिद साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज हमें समझाएंगे कि हमने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, और हमने आपसे ये सीखना है कि सबसे पहले वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम आँख में आँख डाल के किसी सामने वाले से बात करें और उससे जो दिल चाहता है, जो कुछ पूछना चाहते हैं वो हम उससे पूछ सकें, वो कॉन्फिडेंस, वो डर खौफ हमारे अंदर से निकल जाए। तो ये कैसे हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? वेल, इसका बड़ा एक आसान आंसर है। आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट किसके साथ बात करते हुए फील करते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ। वो कॉन्फिडेंस क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है आप उन्हें बहुत अच्छा जानते हैं और आपको लगता है कि वो भी आपको जानते हैं। जो इनसाइट है ये आपकी, जिसको हम एक परसेप्शन भी कहते हैं, ये रियलिटी के साथ इंटैक्ट करती है। परसेप्शन कहते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में या किसी इंसान के बारे में, और रियलिटी ये है कि क्या वो वैसा ही है। तो जब ये दोनों मैच कर जाती हैं तो यू फील कॉन्फिडेंट। ऑल तो इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कंटेंट क्या है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं बिकॉज ऑफ योर आउटलुक, आपकी पर्सनालिटी में कैसा, आपका दिखावा कैसा है। तो जो चीज़ें ऐड होती जाती हैं वो एक एक्स्ट्रा फीचर के तो तौर पर कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि सबसे पहले हमारे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम खुद पहले बहुत कॉन्फिडेंट फील करें और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझें। वेल, सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से नॉलेज डजंट मीन कि आपके पास बुकिश नॉलेज हो। कॉमन सेंस का जो नॉलेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉमन सेंस यूज़ करना और उस जैसी बात करना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने कम्युनिकेशन को बताते हैं कि हम मुंह फट हैं और उसमें वो किसी का दिल दुखा देते हैं। वो एक्चुअली उनको कम्युनिकेशन करनी नहीं आती। अगर उनको कम्युनिकेशन करनी आती हो तो वो किसी का दिल ही ना दुखाएं, क्योंकि उन्हें पता हो कि मैंने किसके साथ क्या बात करनी है। अब इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन में ज़्यादा से ये देखा जाता है कि एक बंदा बहस कर रहा है, दूसरा भी बहस कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर दो लोग बहस करें वो कम्युनिकेशन तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ही सक्सेस है। आपकी जब कम्युनिकेशन अगले को समझ आ जाए वही कम्युनिकेशन होती है। अगर अगले को समझ ही ना आए तो आपकी कम्युनिकेशन हुई ही नहीं है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिसनिंग स्किल्स। हम एक दूसरे को सुनते ही नहीं है। अक्सर लड़ाई झगड़े में या बहस में आप देखेंगे दो लोग एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे को सुन नहीं रहे हैं तो उनकी बात एक दूसरे को समझ नहीं आती। और एक और बड़े मज़ेदार चीज़ है, ये आप रियलाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, कई लोग अपनी बात का स्टार्ट ही नहीं से करते हैं। जैसे आपको मैंने पूछा आप कहाँ हैं, आपने कहा मैं MM आलम रोड पे हूँ। नहीं, तो वहाँ आप क्या कर रही हैं? तो जब आपका स्टार्ट ही नहीं से होता है तो आप एक कॉन्ट्रडिक्टरी फेज में होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के मूड में होते हैं। वो आप इंटेंशनली नहीं होते, लेकिन आपकी हैबिट बन जाती है। और जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है तो आपकी आदत बन जाती है हर चीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट करना। अगर आपसे कहा जाए कि आजकल मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे। अगर आपको कहा जाए उसी वक्त के मुल्क के हालात ठीक नहीं है, फिर उसके भी अगेंस्ट बोलेंगे आप। ऐसे ही तो ये जो बिहेवियर है ये डेवलप हो जाता है और ये आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। तो इवेंचुअली आप एक ऐसी कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी लेके फिर रहे होते हैं कि हर किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और क्योंकि अगला भी उसी फेज में होता है तो फिर एक माशरे के अंदर जो है ना वो एक तलखी आ जाती है, एजिटेशन आ जाती है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है लोगों का। अच्छा, क्या ये कॉन्फिडेंस है कि अगर सामने वाले को कोई बात समझानी है तो बस मैं, जो मेरे पास 2-3 लोग बैठे हैं, मेरे कोई दोस्त बैठे हैं, मैं उनको बोलूँ तू तो पागल है, तुझे तो समझाना नहीं आता, तू देख मैं कैसे समझा कर आता हूँ, और मैं जाऊँ उसको जाके अच्छा लथाड़ दूँ, जलील कर दूँ, उसकी पूरी ज़ात को बुरा भला बोल के तो मैं बोलूँ होना आराम में समझ आइए, तो ये कह के मैं आऊँ और बड़ा हीरो बन जाऊँ, बोलूँ यार ये देखो मैंने काम कर दिया। ये तो एक सिचुएशन विन करने का कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि एक बहुत ही, मैं बहुत ज़्यादा कोई पोइट्री तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर ने मुझे बहुत मुतासर किया। इलामा इकबाल का है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो बेसिकली जो अपने अंदर झांक के आपने अपने आप को समझना है और अपने स्किल्स को समझना है, उसका यूटिलाइजेशन सही कर देना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। अच्छा, अब इस पूरी सिचुएशन में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, पर्सनल ग्रूमिंग की बात करें, सपोज एक आम बंदा है, वो ऐसे ऑफिस जाने लगा है, उसने शर्ट भी पहनी है, पैंट भी पहनी है, तैयार हो गया है, ठीक। अब उसने जूते, जैसे अभी मैंने घर की चप्पलें पहनी हुई हैं, ठीक है, अब मैं अगर कॉन्शियस हो जाऊँ, मैंने अभी किसी सामने वाले बंदे से बात करने में बोलूँ मगर मैं यार मेरी चप्पलें तो ठीक नहीं है,
ये चप्पलें तो बस मेरी ऐवी हैं, तो फिर क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरी कम्युनिकेशन का जो स्किल्स जो मैं बताना चाहती हूँ सारा कुछ वो ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि क्या आपकी एक तो सिचुएशन ये ले लेते हैं कि आपकी चप्पल ठीक है लेकिन आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, और एक ये ठीक ही नहीं है, दोनों डिफरेंट सिचुएशंस हैं। दोनों में इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो रहा है। ठीक है, अगर तो आप अपने पर्सनालिटी में बहुत कॉन्फिडेंट है तो अगर आपकी चप्पल उस वक्त ठीक है तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी। इसको कहते हैं इंटरव्यू एंजाइटी होना, सोशल एंजाइटी होना। जैसे आप स्टेज पे जाने लगे तो आपको लगेगा कि मुझे लोग देख के हंसेंगे, सोशल एंजाइटी है। लेकिन एक है कि आपने चीज पहनी ही नहीं ठीक हुई, आपको पता है कि ठीक नहीं है और फिर आप चले जाएं। तो अब इस पर्सनल ग्रूमिंग की प्रैक्टिस क्या है, मतलब एग्जैक्टली इसको कैसे क्या करें, क्या इसको सही करें जिसमें एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, और लोगों से बात करने का तरीका जो है वो सही हो आपका? इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं एजुकेशन के साथ। जैसे अक्सर लोग हमारे यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कि ये पेंडू है, और पेंडू इसलिए कहते हैं कि इसको तरीका नहीं है कि कैसे ग्रूम होना है, पेंडू है, जाहिल है, गवार है। लेकिन अपने कल्चरल कपड़े पहनने का ताल्लुक पेंडू या शहरी होने से नहीं होता। आप अपने कल्चरल कपड़े बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरह से ग्रूम हो सकते हैं अगर आपने अपने हुलिये को ठीक किया हुआ, आप आपकी शेव हुई है, आपने अपने बाल से ग्रूम किए हैं, कपड़े आपके साफ सुथरे हैं, आपकी चप्पल या आपने सैंडल पहने हैं वो गंदे नहीं है, तो आप अपने इलाकाई या अपने कल्चरल ड्रेस में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। Exactly. आप देखें कि बहुत पुरानी बात है, जब बेनज़ीर पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो जरदारी ने बलोची कपड़े पहने हुए थे। जी। इमरान खान को आप देख लेंगे तो उन्होंने अपने कल्चरल कपड़े पहने ऐसे ही है। वो बुरे नहीं, कोई उनको पेंडू नहीं कहेगा क्योंकि वो अच्छे तरीके से ड्रेसअप हुए और वो उनकी पूरी सेल्फ ग्रूमिंग जो थी वो नजर आ रही थी, बिल्कुल पोर्ट्रेट भी हो रही थी पूरी दुनिया भर के सामने। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, और हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं वो हमें सही तरीके से समझा रहे हैं कि हमने किस तरीके से अपना खास ख्याल रखना है। हसन आबिद हमारे साथ हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं हसन आबिद जो कि हमें बता रहे हैं कि हमने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग किस तरह करनी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे अंदर दो चेहरे होते हैं, दो रूप होते हैं। कहा तो ये जाता है, सुनने में भी ये आता है कि एक पर्सनालिटी वो जो हमारी घर में होती है, एक जो हम काम कर रहे होते हैं वो पर्सनालिटी, घर की अलग बाहर की अलग। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है। घर में असल में होता है आपका कैरेक्टर और जो बाहर होता है वो आपकी पर्सनालिटी होती है। जब आप अपनी पर्सनालिटी को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर के अंदर उसको डाल लेते हैं। होता ये है कि आपने एक पर्सोना बिल्ड किया होता है अपना, जो कि आप नहीं होते, और वो फेस होता है आपका बाहर की दुनिया के लिए। और जो घर में जाके आप जिस तरह से एक्ट करते हैं, जो बातें करते हैं, जिस तरह आप उठते बैठते हैं, वही आपका कैरेक्टर होता है। तो अगर तो आप अपने पर्सोना को प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो अच्छी चीज़ है, तो आप उसको अपना कैरेक्टर का पार्ट बना सकते हैं। अच्छा, जो बॉस होते हैं आपके ऑफिस में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर, तो उनके करीब होने के लिए किस किस्म की पर्सनालिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए? मैं इसको ये जवाब लेके आऊँगा कि आप सिर्फ बॉस ही नहीं, किसी भी इंसान के करीब होने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो आपकी कम्युनिकेशन को समझ कैसे रहा है। कुछ लोग होते हैं वो विजन के ऊपर जो है ना वो कम्युनिकेट ज़्यादा अच्छा करते हैं। जैसे आप किसी को रास्ता बता रहे हैं तो आप उसे कहेंगे ना कि आगे जाके राइट टर्न लोगे तो एक मस्जिद आएगी, ये उसे याद रह जाएगा। जैसे वो वीडियोस देखते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो वहाँ पे विजुअल जब आर्ट आता है तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। कुछ लोग होते हैं वो ऑडिटरी होते हैं, आपको फ़ोन करेंगे, आपको कहेंगे यार मुझे रात को मिलना, मैंने एक बात करनी है, फिर मतलब वो सुनेंगे आपके साथ, आपका बात करेंगे तो आपका कान लगा लेंगे। कुछ लोग होते हैं इमोशनल होते हैं, उनके साथ आप जब फीलिंग ऐड करेंगे, टच ऐड करेंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। कुछ लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल, वो इंटेलेक्चुअल बात करेंगे तो आपको समझेंगे वो। अब ये चार जो मोडालिटीज़ हैं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी बड़ा फोकस है इसके ऊपर। इन चारों को समझें कि अगला बंदा आपकी इन किस मॉडल के ऊपर चल रहा है। अगर उस मॉडल के साथ आप बात करेंगे तो आप हर किसी के साथ बहुत अच्छे से बना के रखेंगे, किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं हम? अब पर्सनालिटी ग्रूमिंग को मैं रिलेट कर देता हूँ जैसे इंटरव्यूज़। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इंटरव्यूज़ में आप गए हैं और आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें। सो पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, आपकी ग्रूमिंग, कपड़े, आपकी हाइजीन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही होती, या उनके पास जो कंटेंट पड़ा होता है दिमाग में उसको वो रिट्रीव नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू एंजाइटी, स्ट्रेस किस चीज़ का कि हम इंटरव्यू फेल कर जाएंगे। और मोस्टली अगर आप नोट करें तो उनका ब्रेथ शॉर्ट हो जाता है, सांस बहुत शॉर्ट हो जाता है, उनको समझ नहीं आती कि हम क्या जवाब दें।
अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लेना इंटरव्यू से पहले या किसी भी ऐसी सिचुएशन से पहले जिसके अंदर आपको लगता है कि आप जज होने वाले हैं या आप जैसे स्टेज पे जाने लगे आप अगर अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लें, लंबा लंबा सांस लेना है या फिर सांस को थोड़ा सा कम करना है? बस अवेयर रहें अपने सांस के बारे में। आप लंबा लंबा सांस लेके अपने आप को नॉर्मलाइज कर लें, क्योंकि जब आप लंबा सांस लेते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ये खास तौर पे तब भी होता है जब हम पर्चा दे रहे होते हैं ना एग्जाम वाले टाइम पे, और हमसे पर्चा लिया जाने वाला टाइम बस खत्म हो रहा होता है, हमें कह रहे होते हैं कि बस 3 मिनट्स लेफ्ट। बिल्कुल, उस वक्त भी आपका यही पोजीशन होती है, एग्जाम एंजाइटी होती है। सो इसी तरह एग्जाम हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर आप गए हैं और आपको अगर टिप्स के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे पहले तो ये कि आप वो तैयारी करके जाएं जिस तैयारी से आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अच्छा तैयार हैं, आप वेल ग्रूम्ड हैं, आपके शूज़ पॉलिश हैं, आपके कपड़े साफ़ हैं, आप बोलने में बिल्कुल ठीक हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है। अगर उसके बाद भी थोड़ी सी आपको एंजाइटी हो रही है तो दैट्स नॉर्मल। एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी के लिए सेल्फ ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, हर इंसान के लिए सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम नहीं करें, आपने अपना लर्निंग का प्रोसेस स्टॉप कर दिया। सो जब आप अपने लर्निंग का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं तो किसी भी इंसान को आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है, चाहे वो आपकी बीवी हो, बच्चा हो। आप जब नई नई चीज़ें सीखेंगे जो कि सेल्फ ग्रूमिंग का पार्ट है, अपने आप को लर्निंग फेज में रखें, हमेशा स्टूडेंट बना के। कुछ टिप्स हमें दीजिएगा ताकि मिसाली लफ्ज़ों में हम समझ सकें कि एक अच्छी बीवी के लिए और माँ के लिए कौन सी स्पेशल ऐसी टिप्स हैं जो आपको लगता है कारआमद? अगर तो बीवी और माँ जो है ना वो घरेलू खातून है जी, तो उस दौरान भी आपको अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन करते रहनी पड़ेगी। काइंड ऑफ नॉलेज भी और फिजिकल भी। आप फिजिकली आप देखें कि हमारी जो घरेलू खातून है वो अपना वेट पुट ऑन कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। ये उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करने की सबसे मेन वजह होती है। अपना आप छोड़ देती हैं वो, और फिर वो कहती है बस हमने तो घर बार ही, अब और क्या करें, अब तो शादी हो गई, क्योंकि उनके लिए लास्ट स्टेज होता है शादी हो जाए, शादी हो गई, लाइफ स्टॉप हो गई है, जबकि वहां से लाइफ स्टार्ट होती है। सो वो एक चैलेंज है, जिस चैलेंज को आपने अपने साथ लेके चलना है और फिर उसके अंदर बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि आपने इंस्पायर करना है अपनी जनरेशन को, नीचे वाली को। तो जब आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी नहीं होगी तो वो कैसे इंस्पिरेशन लेंगे आपसे? वो तो फिर आपको बड़े होकर कहेंगे मामा आपको नहीं पता। और अगर आपके अंदर वो फायर है जिससे आप अपने आप को ग्रूम करते रहेंगे तो आपका बच्चा कहेगा मेरे बाबा को सब पता है। सो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है व्हेन योर किड्स आपको वो ये कहें। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच हसन आबिद साहब, आपने आज हमें सेल्फ ग्रूमिंग पे अच्छा लेक्चर दिया डिटेल में जाके। आई होप कि आपको भी समझ आया कि किसी भी रिश्ते में, चाहे अगर एक सास है तो उसने भी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग ऐसी रखनी है, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है कि जिससे वो बहुत नॉलेजेबल, समझदार, ख़ानदानी और समझी हुई खातून, सुलझी हुई खातून लगें। तभी तो जो बहू घर में आएगी उसको वही स्पेस मिलेगी, फिर वही वैसे कदम उठाएगी और वो इम्प्रेस होगी अपनी सास से कि इनके पास हर किस्म के टॉपिक पर बात करने की इन्फॉर्मेशन है, चाहे दुनिया की हो, चाहे घर की हो, चाहे ख़ानदान की हो, हर मसले का हल इनको पता है। पढ़ाई वो करती हैं, ख़ानदान को लेके चलती हैं, इनका हुस्न सलूक इतना अच्छा है, उसी तरह वो बहू देखेगी तो फिर वो आगे अपने बच्चों के साथ करेगी। शौहर के लिए भी यही ड्यूटीज़ हैं कि बाहर का फेस अपने बॉस के साथ कोई अच्छा इंप्रेशंस का, जिस तरह से डॉक्टर हसन ने हमें बताया वैसे रखे, और घर में भी इस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ, अच्छे अखलाक के साथ अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ पेश आए। तो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करिए, इसका ख़ास ख्याल कीजिए। आज हसन आबिद साहब को बुलाने का हमारा ख़ास मकसद था कि अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। आईना देखने से सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होती, खुद के अंदर झांकने से सेल्फ ग्रूमिंग होती है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मोटरवे पे बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो गाड़ी लेके जाते हैं तो ऐसे हमारी जो कवानीन हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनके रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते, ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और तेज़ चलती गाड़ी में से चिप्स खाएंगे, उसके रैपर जो हैं वो बच्चे ऐसे पीछे खिड़कियों से फेंक रहे होते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो वो ऐसे खिड़कियाँ खोल के पीछे फेंक देंगे, पीछे दूसरी गाड़ियों में लगेगा। फिर टेक ओवर कैसे करना है, फिर आगे किस स्पीड्स में चलना है, फिर ये जो चालान होते हैं मोटरवे पे, ये सब क्यों होते हैं, और हमारे चालान ना हो उसके लिए हमने क्या प्रिकॉशंस करने हैं, किस एहतियाती तदबीर के साथ हमने मोटरवे पे गाड़ी चलानी है ताकि हम भी सेफ जाएं और हमारे साथ जो बाकी मोटरवे पे बाकी सवारियां हैं उनको भी कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा। उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं आतिफ अली चौधरी साहब, SPN सेक्टर कमांडर, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस। सो आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू मैम। आपके बहुत बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो मैं आपसे जल्दी सवाल करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हाईवे और ये जो मोटरवे पर चालान होते हैं किन खिलाफ वर्जियों की वजह से होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो जो सबसे वाइटल जो वायलेशन है जो एक मोटरवे के ऊपर ऑब्जर्व की जाती है और हाईवेज़ के ऊपर भी, वो ओवर स्पीडिंग है। क्योंकि स्पीड जो है वो मेजर करती है कि आपका अगर कोई एक्सीडेंट टचिंग होती है तो उसका इम्पेक्ट फिर क्या आएगा। इसमें कोई भी गाड़ी है वो अगर स्पीड उसकी 100 पे जा रहा है तो उसका इम्पेक्ट डिफरेंट होगा, और अगर वो 50 पे जा रहा है तो इवन बाइकर है या गाड़ी वाला बस है, कोई भी गाड़ी है, तो स्पीड हमेशा सबसे प्राइम रोल प्ले करती है एक्सीडेंट में और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। सो स्पीडिंग सबसे पहला एक वायलेशन है जो उसके ऊपर है, और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, ITS सिस्टम जो हमारा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी है मोटरवेज़ के ऊपर, और हाईवेज़ के ऊपर मैनुअली कैमरास लगे हुए हैं। ये जो जुर्माने आपने बढ़ाए हैं इस पे, ये जो वायलेशन है इसमें कोई कमी आई है या फिर ऐसी ही सब कुछ जैसे चल रहा था? बिल्कुल फ़र्क पड़ा, क्योंकि जो जुर्माने पहले थे वो 97 से चले आ रहे थे और इतने सालों के बाद अब जाके ये इंक्रीज़ हुए हैं। और इन जुर्मानों में कितना कोई फ़र्क आया है जो पहले जुर्मानों के निस्बत है? डिफरेंट वायलेशंस में डिफरेंट आया। लाइक हेलमेट का 200 से 1000 तक हो गया है, 750 तक हो गया, सॉरी। इसी तरह जो स्पीड है वो LTV और कार की 2500 फ़ाइन है उसका, इससे पहले 750 था। तो इसी तरह जो PSV और STV है, चूँकि उनकी स्पीड वो बहुत मैटर करती है, तो उसका फ़ाइन 750 से बढ़ के 10,000 हो गया। ये यानी कैटेगराइजेशन के हिसाब से उनको फ़ाइन भी इन्हांस किया गया है। अच्छा, कुछ अनाड़ी बंदे जब मोटरवे पे गाड़ी निकालते हैं, मैंने ये भी अमूमन देखा है कि जिस लेन में, जिस लाइन में आपको स्पीड पे गाड़ी रखनी है, चाहे वो 120 है या 100 है, तो वो जो है वो उसको बिल्कुल ही स्लो मोशन पे ऐसे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो वो भी तो फ़र्क पड़ता है। उसमें भी होते ही है चालान। जी बिल्कुल। अगर आप स्पीड वाली लेन में स्लो गाड़ी चलाएं तो उस पर चालान है? जी बिल्कुल। वो आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं एक दूसरी गाड़ियों को जो जा रही है गाड़ी, उसका रास्ता रोक रहे हैं, तो हम उनको रोकते हैं और फाइन करते हैं। अच्छा, एक तो हमें सही वाला रूल भी बता दें देखने वालों को कि कौन कौन सी लेन्स हैं, कौन कौन सी स्पीडिंग के साथ जो है गाड़ियाँ वहाँ पर चलाई जा सकती हैं। जो फर्स्ट लेन है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे लेन है, वो HTV गाड़ियों, बड़ी गाड़ियों के लिए आपने देखा होगा कि बसें और ट्रक ट्रेलर उसमें चल रहे होते हैं। ठीक है। उसमें भी जो 65 से कम है उसको फ़ाइन किया जाता है। ठीक। स्लो स्पीड पे। मोटरवे के ऊपर ये मिनिमम स्पीड है, इससे नीचे आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फिर दोबारा बता दिएगा कौन सी स्पीड? 65 इज द लास्ट। जी ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो मिडल लेन है वो कारों के लिए और तमाम LTVs के लिए है जो 120 पे चलेंगी। अच्छा, 120 स्पीड लिमिट है मोटरवेज के ऊपर, ठीक है, 120 पे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करेंगे। और जो थर्ड लेन है वो सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है, और उसमें चलते हुए अगर आपके पैरेलल जो गाड़ी जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं अगर वो 120 पे जा रही है तो उसमें हम स्पीड में 10 किलोमीटर का मार्जिन देते हैं कि आप ओवरटेक करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाएं, और वो भी सिर्फ 10 किलोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद आप ओवरटेकिंग करने के बाद वापस सेकंड लेन में आ जाएंगे, फास्ट लेन छोड़ देंगे। अब अगर फास्ट लेन में कोई गाड़ी मुसलसल चलती है और रास्ता रोकती है तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन का फ़ाइन करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना, आप मुझे ये बताइए कि इतने सारे लोगों की वीडियोस मोस्टली आपने देखी होगी जब लोग अपने स्टेटस लगाते हैं ऑफ टू इस्लामाबाद, ऑफ टू कराची, अब लाहौर से ट्रैवल करके जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो मीटर रीडिंग पे जो है ना उन्होंने ऐसे अपना फ़ोन रखा हुआ है, तेज़ आवाज़ में गाड़ी लगाई हुई है और मीटर रीडिंग ऑलरेडी आ रही है कि वो ऑलमोस्ट 200 हिट करने लगी है, ठीक है, तो वो 180 200 हिट कर रही है और उसके ऊपर उन्होंने फ़ोन रखा हुआ है, गाने सुन रहे, चला रहे, और वो उस तरह से अपलोड हुई हुई होती हैं वीडियोस। तो ये सोशल मीडिया का दौर है, सबके अकाउंट्स का भी पता है कि कौन कौन इस तरह की हरकतें करके खिलाफ वर्जी करके वीडियोस अपलोड कर रहा है और ऐसे गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनकी कोई पकड़ है, इनको पकड़ा जाता बिल्कुल, है? बिल्कुल। कोई ऐसी आपकी है पॉलिसी? बिल्कुल, जो भी होते हैं इस तरह की वायलेशंस वो पॉइंट आउट की जाती हैं और उस मुतलका वायलेटर सुबह शाम की हर एक के स्टेटस पे भरी पड़ी है, स्नैपचैट्स पे भरी पड़ी, इसकी कोई सख्ती है? जी कोई बिल्कुल, सज़ा है? बिल्कुल बिल्कुल सज़ा है। वही सज़ा है जो रोड के ऊपर चलते हुए आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है पुलिस, वही सज़ा है। जो हमारे नॉलेज में आ जाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, मुतलका उसी एरिया की जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। FIRs भी हुई हैं इस पे लोगों पे। ओके, अच्छा, मोटरवे पुलिस की मुख्तलिफ कैंपेन्स, टेल लाइट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग है, ये सब जारी है, इनके बारे में कुछ तफसील से नाज़रीन को बताइए, ज़रा आगाह कीजिए इनको।
जी, IGP सर सलमान चौधरी ने अभी ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, जो ओवरवेट गाड़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ टेल लाइट्स के हवाले से, चूँकि वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, टेल लाइट्स रात के टाइम रोड के ऊपर चलते हैं और हाईवेज़ के ऊपर स्पेशली, तो इनकी कैंपेन्स चल रही हैं और उसके बड़े फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पीड की और टेल लाइट्स की कैंपेन्स हैं ये तो टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। उसके अलावा एक बड़ा इशू था ओवरलोडिंग का, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ आते थे। अभी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ कि बिल्कुल कोई ओवरलोड गाड़ी मोटरवेज़ के ऊपर या हाईवेज़ के ऊपर ट्रैवल नहीं कर रही। अगर कोई आती है, जो इक्का दुक्का आ रही हैं, क्योंकि अभी ये पिछले एक हफ़्ते में मेरे ख़्याल से वो कुछ 10% तक रह गई हैं, वो भी जो खाल आती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस के साथ। तो इंशाल्लाह वो अगले 1-2 हफ्तों में बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा SP साहब, ये ओवरलोडिंग से क्या नुकसानात होते हैं, कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। ओवरवेट, हर गाड़ी का जो एक्सल के साथ जो टायर लगे होते हैं उसके ज़रिए जो ज़मीन पे वेट पड़ता है वो अगर तो एक हद तक है तो वो एक्सेप्टेबल है। लाइक जो 10 व्हीलर गाड़ी उसका 27.5 टन अलाउड है वेट, उससे ज़्यादा वेट जैसे ही आएगा वो फिर सड़क को डैमेज करना शुरू कर देगा, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे उसमें। अच्छा। तो वो अब हम उसको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अक्रॉस द बोर्ड सबको डील कर रहे हैं। वे स्टेशन बने हुए हैं और उन वे स्टेशन पे बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उन गाड़ियों को हम आगे मूव नहीं करने देते अब। SP साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे का ज्वाइन करते हैं। आप भी सुनिए ख़ास तौर पे सेगमेंट को, क्योंकि ये आपके लिए किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। वेलकम बैक। हमारे साथ SP साहब मौजूद हैं और हम ट्रैफिक के कानून के बारे में जान रहे हैं कि हमने वायलेशन नहीं करनी है, अगर कर लिया आपने गलती से तो उसकी क्या सज़ा है, वो हम बता रहे हैं आपको SP साहब। अच्छा, ये बताइए SP साहब कि ये जैसे हाई बीम लाइट्स होती हैं, स्पेशली जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, तो आपकी नेक्स्ट रोड पे जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उन्होंने बहुत तेज़ लाइट कर दी होती है, विच इज़ वेरी लाइक वी कॉल्ड हाई बीम लाइट। वो आंखों के लिए भी बड़ा डेंजरस होता है और फिर जो ड्राइवर है उसकी जब आंख पे पड़ती है, फ्लैश होती है, तो फिर उसको आगे बिल्कुल डार्क जोन दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। इसके क्या कानून है? इसमें हाईवेज़ के ऊपर आप सिर्फ मतलब फुल लाइट्स आप अगले को जो आगे आपके जा रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए, रास्ता लेने के लिए, अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो मोटरवेज़ हैं उसके ऊपर उसके मिडल में एंटी ग्लेयर शील्ड्स लगी होती हैं, आपने देखी होगी ग्रीन कलर की शील्ड्स दरमियान में लगी हैं ताकि लाइट क्रॉस ना हो। मगर ये सारी मोटरवे पे नहीं है, सारी जगहों पे नहीं है और कई जगहों पे फिर वो टूट फूट का शिकार भी हो जाती है वेदरिंग इफेक्ट की वजह से। तो उसमें एजुकेशन और वो जो रोड सेफ्टी कल्चर हम जिसकी तबलीग मोटरवे पुलिस के लोग हम मतलब एज उसको मिशन के तौर पे हम सोसाइटी में इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें ही पॉसिबल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, और जैसे मीडिया है वो हमारी बात को मल्टीप्लाई करके आगे लोगों तक पहुंचाता है। तो ये समझाने की ज़रूरत है। शहर के अंदर भी ये प्रैक्टिस आम है कि लोग फुल लाइट्स और इवन उन्होंने फॉग लाइट्स भी, उसकी बम्पर लाइट्स जो होती हैं वो भी ऑन की होती हैं, तो वो दूसरों की जो विजन है उसको बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, उससे लोगों का नुकसान भी होता है। हाईवेज़ के ऊपर भी उस दरमियान में ग्रीन जो बुशेस हैं वो लगी होती हैं, उसका भी बेसिकली यही मकसद है कि दूसरी साइड से कम लाइट्स जो हैं इफ़ेक्ट ना करें। तो फुल लाइट्स पे जो या इम्प्रॉपर लाइट्स का यूजेज है उस पर हम फ़ाइन भी करते हैं। कुछ लोगों ने वो स्पेशल बम्पर में लाइट्स लगाई होती हैं जो ज़्यादा वो जी हैवी होती हैं, हाई बीम होती हैं, तो उनको हम रोक के, बल्कि वो इलीगल डिवाइस के तौर पे हम उनको उतरवाते भी हैं। अच्छा, और आखिर में कोई अपने देखने वालों को पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें जिसमें आप बताएं कि किस तरह से ये हमारे जो कानून है ट्रैफिक के उसको फॉलो करें, प्लीज़, दिस इज़ योर कैमरा। जी, पाकिस्तान के तमाम लोगों को और स्पेशली जो रात हैं उनके लिए यही मैसेज है मेरी तरफ से और मोटरवे पुलिस की तरफ से कि रोड सेफ्टी का कल्चर कोई एक इदारा इसमें नहीं काम कर सकता, इसमें तमाम इदारे मिल के काम करेंगे और कर रहे हैं। और उसमें जो आम शहरी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो अगर अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और महफूज ड्राइविंग की कोशिश करें, रोड्स को महफूज बनाने की कोशिश करें, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते हुए,
सीट बेल्ट है, ओवर स्पीडिंग है, मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे चलें। तो ये विद इन सिटीज़ भी, विद इन ऑन हाईवेज़ भी और मोटरवेज़ के ऊपर भी। तो इससे इंशाल्लाह रोड के ऊपर डिसिप्लिन जो है वो हमारे महज़ब कौम होने का भी वो अक्कासी करेगा और इसके साथ साथ जो है वो हादसात की शरह भी बहुत हद तक कम हो सकेगी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा एंड आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह बिकॉज़ एक हमारे ऐसे मेहमान जिनको हम बहुत मिस कर रहे थे, हमारे हकीम अताउर रहमान साहब जो थे वो चले गए थे उम्रे की सादत हासिल करने के लिए और पीछे हम बहुत इंतज़ार कर रहे थे उनका। उन्हें ख़ास दुआएं की आप लोगों के लिए, अपने फ़ैन्स के लिए, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए और हमारे जितने भी सेट पे लोग हैं सब के लिए, जिन जिन से इनका ताल्लुक़ है, जिनके साथ ये वाबस्ता है, उनके लिए इन्होंने दुआ की। अल्लाह ताला इनकी दुआ जो है वो कबूल फरमाए। और आज हमारे सेट पे है, कैमरा दिखाइएगा जी, अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, उम्रे की सादत हासिल की आपने। और आप आज कितने दिन के बाद आए हैं? मैं तकरीबन कोई 24-25 दिन के बाद पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, तो आपका तो टूर रहा है पूरा? जी, मैं कोई 5-6 दिन कराची में रहा हूँ, पेशेंट का शेड्यूल था। अच्छा। उस 5-6 दिन मैंने दुबई में पेशेंट का एक सिलसिला था, वहाँ पे भी हमारा सिलसिला है जी। और 12-13 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर मक्का मदीना और मुख्तलिफ जगह पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आज हम जो है अताउर रहमान साहब से पूछेंगे ये जो हेयर फॉल हो रहा है और 99% लोगों को इतनी बुरी तरीके से हो रहा है कि कभी भी औरतों के बारे में ऐसा नहीं सुना था कि ये जो चंदिया है ये खाली हो जाएगी। यहाँ फ्रंट का फोरहेड औरतों का मोस्टली खाली होने लग गया है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल कि ये बर्दाश्त से बाहर है। पहले जब हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगा कि शायद कोरोना की वजह से, उसके बाद फिर शुरू हुआ तो फिर लगा शायद कोई और वायरस है, उसके बाद अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि कोई वायरस ही चल रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा केड़ा कौन सा वायरस है जिससे बाल गिरना रुक ही नहीं रहे? हमने आज सोचा सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात करें अताउर रहमान साहब से। पहले तो ये बताएं कि बाल इतने ज़्यादा जो गिर रहे हैं इसको किस तरह से रोका जा सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाल गिरने की बहुत सी वजूहात हैं और इस टाइम बड़ा अलार्मिंग इशू बन चुका है कि हमारे मासूम बच्चे बच्चियाँ जो ग्रोइंग एज में हैं उनके अंदर भी इश्यूज़ आ चुके हैं। यानी एक 40 या 50 साल के बाद तो एक नेचुरल मिशन है, लेकिन जवानी के अंदर और बिल्कुल टीन एज के अंदर बालों का गिरना ये एक लम्हा फिक्री है। गुच्छा गुच्छा बाल गिर रहा है। इसके अंदर देखें बहुत से इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे अंदर बहुत सी न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे जिंक की कमी, B6, B12 की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ये बहुत सी कीमियावी ताकतों की कमी की वजह से भी बाल गिर रहे हैं। और ये कमी क्यों होती है? जाहिर बात है हमारे बच्चों ने आजकल मखसूस खुराक को अपना ओढ़ना बचोना बना लिया। पहले वक्तों में हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज खाया जाता था, तो किसी फल के अंदर कोई न्यूट्रिशन है, किसी सब्ज़ी के अंदर कोई न्यूट्रिशन है, तो मल्टी वाइटामिन्स के तौर पे हर फल, हर सब्ज़ी, हर अनाज आपकी बॉडी की कीमियावी कमी को पूरा करता है। मौसमी सब्जी जो जी है बिल्कुल, वो अपनी बॉडी के इंटेक में वो इंटेक ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस। आजकल छोटा बच्चा भी जो है ना अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस लेता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो स्टडी का स्ट्रेस हो, चाहे उसके फाइनेंस का, उस बच्चे की ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हो तो उस सूरत में भी वो स्ट्रेस लेता है कि मेरे जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ के लोग हैं, वो साहिब सतात हैं और हम लोग वीक हैं, तो बच्चे ये भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आए और अपनी ज़िंदगी को फुल फ्लैज इंजॉय करें। दूसरे नंबर पे अपनी ग़िज़ा का पूरा बैलेंस करें कि बच्चे फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, अनाज भी खाएं। चौथे नंबर पे इसकी रेसिपी है, जिन बच्चे बच्चियों में बाल गिरने लग गए और बिलखसूस आप देखेंगे सेंटर से बाल गिरते हैं बच्चियों के अक्सर, उसके अंदर आपके कार्टिसोल्स, ब्रेन्स के कार्टिसोल्स, ब्रेन्स के कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी डिजेनरेटिव चेंजिंग की वजह से भी ये होता है। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको ये अर्ज़ करूँगा कि बालों के लिए बेहतरीन एक तेल है जो घर के अंदर तमाम लोग बना सकते हैं। इस तेल के अंदर आप मिसाल के तौर पे ऑनियन, प्याज, छोटे साइज़ के 2 प्याज ले लें, इसको आप छिलका समेत इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। इसी तरह लहसुन आपने लेना है, लहसुन, अब ये पूरा ये है चाइना का देसी लहसुन हो या जी देसी लेना है, मैं आपको ये बताने लगा था, ये है चाइना का लहसुन। इसके अंदर वो ऑयल नहीं है, वो लुब्रिकेशन नहीं है जो देसी में होता है, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने सिर्फ दिखाया है। आपने देसी जो है लहसुन उसकी 7 डोरियां लेनी है सिर्फ, ठीक है। और ये आपने 2 छोटे साइज के प्याज लेने हैं। इसका तरीकाकार ये है कि
प्याज को आप चॉप कर लें बिल्कुल छिलके समेत, ठीक है। और लहसुन के छिलका बेशक उतार लें, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं होती। इसकी 7 धुनिया ले लें आप, इसको भी आप चॉप कर लें, और 30 से इसको आपने तकरीबन 2 जो है वो कप सरसों का तेल उसके अंदर हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट उसको हल्की आंच पे आप फिर पकाएंगे। उसमें गोश्त डाल के भून लेना है? नो नो नो, गोश्त में नहीं डालना, ये हम खाना नहीं बना रहे हैं, मैंने ये जोक रेसिपी बनाया है। है। ना, ना, ना। अच्छा फिर अच्छा। नहीं, क्योंकि यही हर्ब्स ही है माशाल्लाह सारे डेफिनेटली किचन आता है, की, लेकिन और वो ये हमें चीज़ें- डायरेक्ट प्रोटीन नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो है ना प्याज जब थोड़ा सा अपनी हैयत चेंज करेगा, रेडिश की तरफ जाएगा, तो उसमें आप चूल्हे की आंच को मजीद आस्था कर लें, बल्कि उसको बंद कर दें। उसके बाद आपने एलोवेरा ले लेना है। एलोवेरा का जेल मार्केट में जो मिलते हैं वो नहीं आपने डालना। वो अक्सर लोग ठीक क्या है, करते हैं, शीशी एलोवेरा वाले पाउडर नहीं, डाल हाँ। लेते हैं, एलोवेरा का कुछ सीरम डाल लेते वो नहीं हैं, करना। उसकी एफिकेसी वो नहीं है। प्योर एक ताज़ा एलोवेरा लें आप, इसके अंदर से इसके छिलके ऊपर से उतार के और इसके छोटे छोटे ब्लॉक में पीसेस करने हैं, और उसके आपने सिर्फ गूदा लेना है, इसका एलोवेरा का गूदा लेना है, 2 टेबल स्पून गूदा डाल लेना है। अच्छा। लेकिन उसको गर्म नहीं करना, उसको 1-1.5 मिनट उसके अंदर मिक्स करना है। तो एलोवेरा की भी 2-3 किस्म के एलोवेरा नहीं, नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तान में यूज होता है वो जो हम पौधों में लगाते हैं, exactly, स्पीशीज तो घर इसकी में। बहुत हैं। हाँ। इसकी तकरीबन कोई पूरी दुनिया के अंदर 35 स्पीशीज हैं ठीक है। एलोवेरा की, लेकिन पाकिस्तान में कॉमन ये जो यूज होता है वो यही है, ग्रीन यही, कलर का। ठीक है, जो जी। हम घरों जी, में हम भी लोग लगवाते हैं बिल्कुल। पौधा, ठीक तो है। ये इसके आपने 2 टेबल स्पून गूदा लेना है, और उसको तमाम जो है ना सीरम को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसके बाद में छान लें, भून लें, यानी एक आपका तेल तैयार हो गया। और आपने हफ्ते में तकरीबन 2 दिन के गैप के बाद वो एक ऑयल लगाना है आपने। अच्छा। और वो आपका तरीकाकार ये है कि आपने हल्के हाथ से उसको ना जो रूट्स हैं उसके मसाम में उसको ना मसाज करना है, मालिश नहीं करना। अच्छा, जस्ट करना है हमने, जज़ब करना है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों के अंदर बहुत बड़ा अलमिया है, वो तेल को रगड़ते हैं जोर जोर से, उससे मसाम कमजोर होते हैं। आपने बिल्कुल स्लोली अपनी उंगलियों के पुपोटों के साथ उसको हल्के हाथ से मसाज करना है। अच्छा ये भी जरा आप बता दे, बल्कि मैं तो जी, आज जी। चाहूंगी बेटा तुम आना 1 मिनट, ये इसके बाल भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, हकीम साहब आपके पास ही आप इधर बैठेगा, आओ। बेटा बैठो जरा आप। जस्ट लाइक ये बाल हैं, बेटा उधर देखिए। जी जी, हम यहाँ से जैसे ये कोई इसका गुदा लिया और इसको यूं उठा के ना हल्के हाथ से इसको यूं देख रहे हैं, ओके, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ से उठा के इस तरह ये पूरे सर के अंदर जहां जहां बिलखसूस बाल गिर रहे हैं उन जगह पे इसको हल्के हाथ से 2-3 मिनट मसाज करना और है। जिस मसाज से आप मना कर रहे हैं वो भी जरा करके अच्छा, दिखा वो दो। अक्सर लोग मुझे क्या चंपी करते हैं, वाला यूं लगा कौन के सा? यूं यूं करते हैं, यूं हाँ। करते हैं, जोर जोर से यूं मसाज हाँ, करते हैं, हाँ। उससे आपके बाल टूटते भी हैं, कमजोर भी होते हैं और गिरते भी। वो नहीं करना है, वो नहीं बिल्कुल। करना। अच्छा, इसको लगाने के बाद आपने कम से कम 1 आवर 1 घंटा आपने इसको फ्री छोड़ देना। अच्छा 1 घंटे बाद आप इसको किसी भी हर्बल शैम्पू से नहा लें। फिर आप देखें कि माशाल्लाह 7 बार ये अमल करने के बाद बालों का गिरना, बालों की रीग्रोथ और बालों के अंदर जो डैंड्रफ या जो भी आप समझते हैं कि उसके 2 मुंह निकल रहे हैं, वो सब मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेटा अब आपने इनसे पॉकेट मनी लेके उठना है, हो गया काम। अच्छा ठीक है जी, ये हो गया एक, आपने पूरा ऑयल बिल्कुल। एक बता दिया जिसको हमने जस्ट करना है सर जस्ट पे। करना इससे आप कह रहे हैं कि हमारा हेयर फॉल भी ये रुक हमारा जाएगा। बालों का तेल तैयार हो गया। ठीक है। एक हम मास्क बताएंगे, हर्बल मास्क। अच्छा वो भी हेयर फॉल के लिए वो भी बता हेयर रहे फॉल हैं? के लिए ठीक है। बेहतरीन है, वो आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके लिए अब आपने वो जो हम बाजारी मास्क यूज कर रहे होते हैं आफ्टर शैम्पू, जी, जी। वो जो वीक में कभी ट्वाइस अ वीक हम यूज कर रहे थे, मतलब उसको ऑल्टरनेट रखें या फिर नहीं, खत्म उसकी करके जरूरत बस नहीं है। अच्छा ये पूरा कम्प्रीहेंसिव है अच्छा। और ऑर्गेनिक है माशाल्लाह। देखिए ठीक आप है। अपने सामने कोई चीज बना रहे हैं, उसमें कोई हार्मफुल जिसमें कोई केमिकल ही ना हो, कुछ ना, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, इसमें आपने ये हमारे पास है अलसी के बीच, अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून लेना है आपने, ठीक है। तकरीबन ये आपने लेने हैं अलसी के बीज, पौना कप पानी, ठीक 1 है। कप से थोड़ा सा कम, पौना कप पानी ले लें, उसको ओके। हल्के आंच में 2 चम्मच ये डाल के पकाएं। अच्छा को तकरीबन 7-8 या 10 मिनट जैसे ही आप पकाएंगे ना हल्की आंच पे, तो उसके अंदर एक लुब्रिकेशन पैदा होना शुरू जैसे एलोवेरा की होती है। एब्सोल्युटली। अब इसके अंदर एक लुब्रिकेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। उस लुब्रिकेशन से ये होगा, जैसे ही वो आप उसको चूल्हे को फिर आप बंद कर दें, ठीक है, उसको छान लें। छान के उसके अंदर आपने एलोवेरा का गूदा 2 टेबल स्पून डालना है। अच्छा ठीक है। एक तो उसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी आ मैं गई बताता हैं। हूँ, हाँ। रेसिपी कंप्लीट करके मैं अच्छा। उसके फायदे बताता हूँ। ये 2 चम्मच ये डाल लिया, इसको ठीक आपने है। हल्के पानी में उबाल लेना है। ठंडा करने के बाद एलोवेरा को बहुत ज्यादा गर्म में नहीं डालना, ये एक रेसिपी कंप्लीट है। ठीक है। एलोवेरा जब डालना है नीम गर्म, कोसा या ठंडे में डालना है। ठीक है। एलोवेरा का गोदा उसको आप मैश कर लें अच्छी तरह,
च्यूब कर लें, मैश कर लें या ग्राइंड कर लें। उसके बाद उसमें 4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। हमने इसको ग्राइंड नहीं करना है, नहीं नहीं, इसको नहीं करना। अच्छा, ये आपने मिक्स करना है, बस आपने ये कि अच्छी तरह एक उसकी आपस में ना हाइजत से लुब्रिकेंट आपस में मिक्स हो हाँ जाए। जी, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें हमने डालनी है 4 टेबल स्पून नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ओके, बस एक्स्ट्रा वर्जिन। हाँ, इसको फिर आपने उसमें एक्स्ट्रा वर्जन का नहीं होता, कुछ भी ले लें। हाँ अच्छा। वो तो होता है ऑलिव्स में होता है। ओके, ये तो उसमें आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल इसकी जो प्रोसेसिंग है ना वो नॉर्मल होती है कोकोनट ऑयल की। अच्छा, इसके बाद ये एक आपका ना पूरी एक मास्क तैयार है। इसको आपने फिर हल्के हाथ से ना लेपिंग करनी है, ये उठा के सारी जगह, और ये लेपिंग भी आपने 1 घंटे से 1.5 घंटा लगा रहने दें। आप इमेजिन करें, ये हफ्ते में 2 दिन कर लें आप अमल, और वो तेल वाला हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लें, तो ये 7 टाइम्स इसकी अटेम्प्ट के आपको खातिर खा फ़ायदा नज़र आएगा। और जो लोग समझते हैं उनके बालों के अंदर, और ये यकीन कीजिए घर की ड्राई रेसिपी है। टेक्सचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये आपकी फंगस इन्फेक्शन हो, आपकी ये विटामिन्स की कमी की वजह से इश्यूज हो, आपकी अंदर जो है ना स्ट्रेस की वजह से बालों का गिरना हो, ये तमाम चीज़ों को बेहतर कर देंगे। नहीं, मैं 1-2 बात तो बल्कि यहाँ पे इसको ऐड ऑन भी करना चाहूँगी। आपको पता है मैं बहुत रिसर्च करती हूँ जी, इस तरह जी, की बिल्कुल। चीज़ों पे। तो ये जो अलसी के बीज आपने लिए हैं, तो वैसे भी इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती Anti-aging हैं, properties। और इसके अंदर जो लुब्रिकेंट बनता है वो जैसे कोरियंस जितनी भी आप देख लें, जितनी भी चाइनीज़ देख लें, उनकी जितनी रिसर्च है और उनकी जो एप्लीकेशंस अपनी स्किन और अपने बालों को लेके, वो स्किन के ऊपर भी ये लगाती हैं और अपने बालों के ऊपर भी ये लगाती हैं। और जिस तरीके की एप्लीकेशन इन्होंने बताई है, जो कॉम्बिनेशन उन्हें बताया विद द एलोवेरा, उसका भी गूदा निकाल के उसको ग्राइंड करके देन दोनों को मिक्स करके इसके लुब्रिकेंट को विद द हेल्प ऑफ कौन सा ऑयल था, कोकोनट ऑयल। और उसके लिए कोई कैद नहीं है कि आपका ये कोकोनट ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन हो, ये हो सिंपल कोकोनट ऑयल आपने लिया, और उसके साथ जब इसको मिक्स करके उसी तरह जब आपने इसको अच्छी तरीके से स्कैल्प पे लगा के और आपने छोड़ दिया, तो वो कह रहे हैं कि 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दें। नो डाउट जब आप एक वॉश करेंगे, मैं इनकी सिर्फ बात सुन के इस बात को गारंटी कर सकती हूँ कि आपके बाल सिल्की, कि आप यूँ बाल उठाएंगे और वो गिरेंगे। बट ये चीज़ें एक बार के एप्लीकेशन से नहीं होती हैं। ठीक है, आपके बालों को नरिशिंग उसी वक्त मिल जाती है, वो चीज़ें मिल जाती हैं, मगर वो ग़िज़ा आपने देनी है बालों को। जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमारी एक ग़िज़ा है, उसी तरह हमारे बाल की एक ग़िज़ा है, हमारी पलकों की एक ग़िज़ा है, हमारी स्किन की एक ग़िज़ा है, हमारी लिप्स की अलग ग़िज़ा है, हमारी ज़बान की अलग ग़िज़ा है, हमारी गर्दन की अलग ग़िज़ा है, हमारी जिल्द की ऊपर की ये जो जिल्द आपको दिख रही है इसकी अलग ग़िज़ा है। हर चीज़ की अपनी ग़िज़ाएँ होती हैं, उनको उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से हमारे माहिरीन आपको बताते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी टिप दी आपने। चीज़ हमारे यहाँ चूँकि लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बाल का गिरना यहाँ से ख़त्म करवा दूंगी मैं पूरे पाकिस्तान में। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के ऊपर, और अताउर रहमान साहब जो हैं, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इससे पहले 2 नुस्खे हमें बहुत अच्छे बताए जिसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा हेयर फॉल जो है वो रुक सकता है। जिसमें एक मास्क बताया उन्होंने, और एक उन्होंने हमें वो प्याज और लहसुन की जो थी लेपी ऑयल के साथ मिक्स करके वो पूरा एक ऑयल जो प्रोड्यूस करता है वो बताया। तो ये दोनों इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरी जो बात मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये कि हमारे जैसे बाल की जो ग़िज़ा है वो हम नहीं उसको दे रहे होते, वो प्रोटीन्स वो चीज़ें नहीं खा रहे होते कि जिसकी वजह से हमारे बाल अच्छे हों, हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। तो हम आपसे ये जानेंगे कि हेयर फॉल जब हो रहा है तो उसकी ग़िज़ा क्या खाएं ताकि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। जी देखें, बहसियत मजमूई हमने एक ऐसा फार्मूला बनाया है कि अगर इंसान प्रॉपर डाइट नहीं भी लेते बच्चे बच्चियाँ, तो 3 चीज़ें हर्बल मेडिसिन के अंदर वो फल हैं, 3 फल जिनका आप सफ़ूफ बना के बच्चों को शुरू करवा दें, और सिर्फ 1 टाइम बेड टाइम पे आपने 1 टीस्पून लेना है और छोटे बच्चों ने 1/2 टीस्पून लेना है। तो आप ये समझ लें कि जो कीमियावी कमी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ वो रखता है, बालों का गिरना, बालों की शाइनिंग और इवन स्किन के अंदर टाइटनेस भी वो पैदा करती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कॉमन नुस्खा है जिसको हम त्रिफला कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये देखें जी, नंबर 1 हलेला, ये एक फल है, ये देखें जी हलेला। अच्छा, ठीक है, ये है बलेला जी, ये खोल लें। बिल्कुल वो जैफल जवेत्री जैसे आती है ये हलेला फल है, जिससे हरीर का मरबा नहीं होता, मरबा
इसी का बनता है। खुशबूदार है जी ये। जी, हरीड़ का मुरब्बा इसी का बनता है अच्छा माशाल्लाह। इसके अंदर पूरी विटामिन्स मौजूद हैं, कैल्शियम है, जिंक है, अल्लाह पाक ने बड़ी खासियत रखी इसके अंदर। अच्छा, तो इसको 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 इसका आपने, मैं बताता हूँ आपको, इसका आपने छिलका लेना है, अंदर से इसके बीज निकलेगा, वो फेंक देना है। अच्छा इसको आप जब तोड़ेंगे ना, हाँ। तो इसका छिलका निकलेगा। अच्छा तो छिलका आपने बाहर, ये नहीं टूटेगा, सख्त होता है, ये हवन दस्ते पे टूटेगा, ये ग्राइंड होगा उसमें वरना ये मेरा दांत लेके ही जी टूटेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें जो है ना, आपने एक वो हलेला है, ये बलेला है, बेरा, ये कितना दो, इसका भी आपने जो है ना वो हनी लेना नाम है, हलेला बलेला। है। जी जी, एक भाई था हलेला, एक भाई था बलेला। बलेला। बट दिस इज लाइक वी कैन गेट फ्रॉम किसी भी पंसारी की किसी भी दुकान। पंसार से मिल जाएगा, कॉमन चीज है हमारी और नया है। और ये बलेला है। तीसरी चीज है आंवला। इसकी भी कितनी अच्छी जी जी, खुशबू है। बहुत जबरदस्त खुशबू है जी। तीसरी चीज है ये आंवला। तो सुनिए, ये भी सख्त है, इसके अंदर से क्या होगा? इसका आपने अंदर से बीज जो है वो जाया कर देना। इसका हमने पोस्ट लेना, पोस्ट इसके छिलकों को कहते हैं। अच्छा, इसका भी छिलका, उसका भी हाँ छिलका, जी, हलेला दोनों से बलेला छिलके दोनों लेने। छिलकों का इस्तेमाल करना है हमें इनके इसके। अंदर से जो बीज गुदा नहीं निकलेगा, लेना। बीज निकलेगा, वो फेंक देना है। ओके, ठीक है। और ये क्या तीसरी है? चीज है आंवला। आपने देखा होगा आंवले का मुरब्बा भी हमारा बनता है, ओलो का मुरब्बा। खाया मैंने कभी नहीं है ठीक है मगर। जी, ये हार्ड है, ये सब चीजें वो खुश्क हैं। अच्छा, इन तमाम चीजों को आप पीस लें, कूट लें, तकरीबन एक एक शटांग ले लें और इनका पाउडर बना लें। और आप इमेजिन करें कि ये 1 टीस्पून, जो बड़े लोग हैं यानी कि 25 से ऊपर के लोग 1 टीस्पून लें, और जो हमारे 10-12 साल के बच्चे हैं वो ½ टीस्पून ले लें एक टाइम। तो ये आप यकीन करें, ये फार्मूलेशन जो तेल की फार्मूलेशन, साथ आप जो है वो मास्क, और थर्डली ये अगर आप खाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बालों के जो भी इशू हैं, जुमला अमराज जो बालों के हैं, चाहे वो फंगस की वजह से हों, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हों, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हों, चाहे वो एनेमिक खून की कमी की वजह से हों, ये बच्चियों में खून की कमी को भी पूरा करता है। तो अब बच्चों को खिलाने के लिए इसका फ्लेवर इनको सही लगेगा? अच्छा, जायका तो इसका तकरीबन ठीक ही होता है, कोई इतना इसको खुद जायका करने के लिए इसमें आप गुल सुर्ख डाल सकते हैं, अच्छा, गुलाब की पत्तियां, ठीक वो जितना, ये अगर फर्ज करें एक एक शटांग, वो 3 चीजें हैं ना, ठीक है। तो 3 शटांग की पत्तियां डालने आप गुलाब, ओके। उसमें इसका जायका भी खुश जायका हो जाएगा। प्लस अगर बच्चियां फिर भी ना खा सकें तो उसको आप शहद में मिला सकते हैं, आहा, तो उसका एक लुब्रिकेंट खमीरा बन जाएगा, ठीक है। वो आप दूध के साथ बच्चों को बेड टाइम पे खिलाएं। हाँ, आप यकीन करें, इसके बारे में कोहना तिब्बा ये कहते थे कि जो बाल कबल अज वक्त सफेद हो रहे हो तो उनकी भी सफेदी जो है ना रुक जाती है इसके इस्तेमाल से। अरे वाह, यानी अरे ये वाह। वो कुदरती चीजें हैं जो लोग मतलब इस्तेफादा नहीं कर इसका इस तरह का माजून टाइप का हमने बनाना है, रहे। हमने बेसिकली पाउडर बनाना है। मगर जब हम शहद में डालेंगे, शहद, अगर जो बच्चे ना पाउडर खा सकें उनके लिए आप शहद में माजून बना लें, इस तरह का माजून जी, बना के दे वो दें। जायका हाँ। डिलीशियस हो जाएगा, बासानी बच्चे खा सकेंगे। हाँ। और आप इमेजिन करें, पूरी दुनिया की रेसिपी और महंगी तरीन चीज़ें एक तरफ, और अल्लाह पाक ने जो हमारी इन चीज़ों के अंदर शिफा रखी वो एक तरफ, लेकिन सिर्फ एतमाद और एतकाद से खाने की जरूरत है। और कंटिन्यूसली कोई भी अमल हो, वो एक दिन में नहीं आपको फायदा देता। हाँ। 7 टाइम्स, मैं आप अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 7 टाइम्स उसको अप्लाई जरूर करें ताकि उसके खातिर का रिजल्ट मिल सके। अच्छा, आप तो फिर भी माशाल्लाह क्या 7 टाइम्स कह रहे हैं, मैं तो मुझे लगता है कि 3 महीने का प्रॉपर इस्तेमाल एक Obviously, वो जो है ना तो फिर वाज़ा जब- दिखाता है मैं इंसान। 7 टाइम इसलिए कहता हूँ कि जो बंदा 7 दफा कर लेगा, उसको रिजल्ट जब मिलेंगे तो फॉर लाइफ इसको अपना खुद होना लग बना जाएगा। लेगा। अच्छा, और भी ऐसी कोई ग़िज़ाएं बता दें कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे बाल मैं बहुत बताता हूँ, मजबूत हों इसमें जड़ों से। नाश्ते में बच्चे जो है ना बादाम और किशमिश का इस्तेमाल डेली करें, चाहे बड़े हैं, बच्चे हैं, जवान अब हैं। किशमिश में भी तो 2 किस्म की किशमिश आती है, किशमिश हमने सोगी, कौन सी देसी है? सोगी जो है, किस कलर वाली जो होती है? ये बेसिकली थोड़ी सी, ये मिक्स ही होती है, थोड़ी ब्लैक, थोड़ी सिल्वर कलर मिक्स ही होती है ये। ओके, वो जो पीली वाली होती है, हरी वाली, वो नहीं। वो और चीज है। ये जो देसी किशमिश है ना, जिसको हम सोगी कहते हैं, सोगी। जैसे देसी बादाम होते ठीक है। हैं, तो ये इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बच्चे जो है ना ऑलिव्स, जैसे अब ऑलिव्स में भी एक काले वाले हैं, काले ग्रीन वाले वाले नहीं, हैं। ग्रीन ऑलिव्स, जो हमारे बच्चे पिज्जे के अंदर देखते हैं। पिज्जे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, मगर उसमें से निकाल भी देते हैं। हाँ, ये भी है, कुछ मेरी बच्चे तो ऑलिव नहीं बच्ची खाते, अगर देख लेकिन ले as a सारे ऑलिव, salad, हाँ। ऑलिव्स खाना शुरू कर दें, बालों के लिए बहुत जबरदस्त चीज़ है। अच्छा, तीसरे नंबर पर सब्जियों के अंदर कद्दू। कद्दू बेहतरीन चीज है, लुब्रिकेशन के लिए, खुश्की जाहिल करता है, त्रावट बहाल करता है। अब कद्दू कौन सा वाला? क्योंकि लाहौर में कद्दू लौकी को भी कहते हैं। लौकी की बात कर रहा हूँ, आप कद्दू। लौकी की बात हाँ, कर रहे कद्दू हैं, एक ही है, यानी कि कद्दू वो गोल भी आता है, उसमें अच्छा कई और चीजें आ गई हैं, जैसे मारू है, एक सब्जी है, वो भी तकरीबन उसकी स्पीशीज ही है, मिलता जुलता है। ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, ये बेहतरीन बालों की खुराक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को आप एक केला डेली दें, बालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। एक केला बच्चा डेली खाए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करता है। अच्छा, काले चने जो हैं, इसका शोरबा, इसकी यखनी या इसकी चाट किसी शक्ल में इस्तेमाल की जाए, बालों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अरे वाह,
काले चने, अच्छा। प्रोटीन बेस्ड जो हमारी बीट और ये घरों में अमूमन कम बनते अमूमन हैं, ये अब तो आजकल ज्यादा वो बनने ट्रेंड नहीं चाहिए। रहा जी, हाँ, आजकल वो देखे ना। आप सफ़ेद चनों की चाट ज़्यादा चल पड़ी है। काले चनों की चाट जो है बच्चे इस्तेमाल कर लें, उसका शोरबा, उसकी यखनी, बल्कि उर्दू स्पीकिंग फैमिली में इसकी एक घुगनी टाइप बनती है जी, बहुत जो बड़ी एक मसालों की बड़ी डिलीशियस होती है। वो आप रमज़ान में हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं चम्मच के साथ, उसमें आप नींबू डाल के खा लें, बेहतरीन चीज़ मैं है। उर्दू स्पीकिंग हमारे घर में बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। बनती है, बहुत अच्छा हाँ लगता है, जी, वो नींबू बेहतरीन छिड़क चीज़ के है। खा ले। और आय उससे हाय। कमर दर्द, असाबी कमजोरी और वीकनेस, आप ये देख लें जो चने हैं ना काले, घोड़ों की खुराक है। हाँ, घोड़े कितना भागते हैं, उनका सांस नहीं फूलता। बिल्कुल। तो हमें वो ये चीज़ें हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। तो जब हम ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिशन से भरपूर, तो डेफिनेटली उसके अच्छा, मुस्बत जो असर होता है। बेस्ट हकीम है ना, उसकी ये लाइन पक्की है और मैंने देखा है, मेरी जिस ऐसे बेस्ट हकीम से मुलाकात हुई उन्होंने यही बात बोली है कि देखो घोड़ा चने खाता है, कितनी दौड़ लगाता है, कितनी दूर भागता है, कैसा तेज़ होता है, कितनी एनर्जी। तो हम आम इंसान अगर चने खाएंगे तो हम कितने तेज़ होंगे, कितने रफ्तार होंगे, कितनी एनर्जी होगी। नो डाउट, ही सो राइट। ये नुस्खे इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों का गिरना ख़त्म कीजिए, जड़ों से सिरों तक आपके बाल मजबूत होंगे, तो फिर पूरी दुनिया को आप मजबूती से होल्ड कर सकेंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने बहुत अच्छे नुस्खे हमें बताएं, एंड वी गोना फॉलो दैट फॉर श्योर। ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।